प्रोफेसर शशिशेखर सर, पहले मैं आपके पास आ जाऊँ फिर अनिल सर के पास चलूँगा, चूँकि आप दिल्ली में बैठे हुए भी हैं। सर ये जो रैली है, कितनी इम्पोर्टेंट है ऐसे समय में जब अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, चुनाव की प्रक्रियाएँ शुरू हो चुकी हैं और चुनाव प्रक्रिया यानी अधिसूचना लगने के बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई और जिस तरीके से अब अरविंद केजरीवाल जो है उनकी रिमांड नहीं माँगी ईडी ने और अब वो तिहाड़ भेज दिए गए हैं। ऐसे में ये जो पूरी रैली को आप कैसे देखते हैं? इसकी जो मैसेजिंग है उसको कैसे देखते हैं? और साथ ही साथ जो इंडिया गठबंधन की इस महा रैली का उद्देश्य था, कितना उस उद्देश्य में सफल देख रहे हैं आप इन सियासी दलों को? नमस्कार। राम प्रकाश जी, पहली बात तो ये है कि ये रामलीला मैदान वही रामलीला मैदान है जहां 25 जून की शाम लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने एक विशाल रैली को संबोधित किया था। और आप जानते हैं कि उसी दिन रात में वो काली रात थी जो इस देश में इमरजेंसी की घोषणा हो गई। जयप्रकाश नारायण ने वहां से रामलीला मैदान से ये घोषणा की थी कि जो पुलिस है, सेना है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, ये तमाम लोगों को ऐसी सरकार के आदेश नहीं मानने चाहिए जो सरकार एक प्रकार से आप जानते हैं कि अदालत में उनका चुनाव अवैध घोषित हो गया था। यद्यपि तत्काल सुप्रीम कोर्ट ने 24 जून को रोक लगाई थी, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लोकसभा में मतदान करने के अधिकार से वंचित रखा था। तो अब जरा याद कीजिए कि वो ऐतिहासिक रैली, लाखों की संख्या थी, तमाम विपक्षी नेता रामलीला मैदान में उस समय उपस्थित थे। और फिर इमरजेंसी के बाद एक और जिक्र मैं करना चाहूंगा, इमरजेंसी के बाद फिर जयप्रकाश नारायण उसी रामलीला मैदान में लौटे और चुनाव के ठीक घोषणा के बाद, और वहां पे उन्होंने फिर विशाल रैली को संबोधित किया और उन्होंने ये भी कहा ये जनता पार्टी की जीत या कांग्रेस की हार का मसला नहीं, इस देश की जनता को ये तय करना है कि उनके होने वाले बच्चे या जो बच्चे उनके होंगे, क्या वो स्वतंत्र पैदा होंगे या गुलाम पैदा होंगे। ये स्वतंत्रता और गुलामी के बीच का संघर्ष है और लोकतंत्र को बचाने का संघर्ष है। आपने देखा कि रामलीला मैदान में जो कल रैली हुई है, उस रैली में भी लोकतंत्र बचाओ का ही नारा था, लोकतंत्र बचाओ। और इसी मुद्दे को ध्यान में रख करके ये महारैली की गई। हजारों की संख्या मौजूद थी, संख्या की गिनती तो नहीं की जा सकती, लेकिन पूरा मैदान ठसाठस भरा हुआ था और उसी ऐतिहासिक पल की याद भी दिला रहा था। इसका अर्थ यह होता है कि विपक्षी नेताओं ने जिस प्रकार से जनता को संदेश देने की कोशिश की है कि आप देखिए ये चुनाव कितना ऐतिहासिक होने वाला है। ऐतिहासिक इस दृष्टि से कि क्या आने वाली पीढ़ियां इस देश में अपने नागरिक अधिकारों के साथ जिंदा रहेगी या नागरिक अधिकारों को समाप्त कर दिया जाएगा। जनतंत्र की रक्षा होगी या जनतंत्र खत्म हो जाएगा। भारत का संविधान जो एक लोकतांत्रिक संविधान है वो बचेगा या नहीं बचेगा। एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राज्य भारत रहेगा या नहीं रहेगा, या एक हिंदूवादी राष्ट्र जो कट्टरपंथी हिंदूवादी राष्ट्र की परिकल्पना इनकी है। ये हिंदू भी नहीं है, ये हिंदू नहीं है। हिंदू तो बहुत उदार धर्म है जहां बहुलता, डाइवर्सिटी और उसको एक्सेप्ट किया जाता है। तो इसलिए उस दृष्टि से वो हिंदू भी नहीं है, एक कट्टरपंथी चरमपंथी हिंदू धर्म के समर्थक हैं जो इस प्रकार के हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को, जो संघ और हिंदू महासभा की परिकल्पना है। तो मैं सिर्फ इस संदर्भ में बात करना चाहूंगा कि कल की रैली जिस प्रकार से हुई है और ये जो संदेश गया है, वो सामान्यतः ये मान के चल रहे हैं कि मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, नेताओं को, विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, या विपक्षी पार्टियों के अगर जो हैं बैंकों के अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया जाएगा तो शायद ये डर जाएंगे और जनता के बीच में ये मुकाबला करने की हैसियत में या स्थिति में नहीं होंगे। तो मुझे लगता है कि इस पूरे महारैली के द्वारा ये संदेश जनता के बीच भी गया। आपने खुद इस बात का उल्लेख किया कि इस रैली को काफी कवरेज मिला है। क्यों मिला? मीडिया भी बाध्य हो गई, मुख्य जो 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 सरकारी मीडिया जैसी हो गई है, उसको कोई गोदी मीडिया कह ले, मैं तो मानता हूं कि सरकारी मीडिया है ये, लेकिन वो बाध्य हो गए। क्यों बाध्य हो गए?
आखिरकार उन्हें लगा कि जो कुछ रामलीला मैदान, इस दिल्ली के हार्ट में जो कुछ हुआ है उसको दिखाना बहुत जरूरी है, वरना वो अपनी नजरों में तो बहुत पहले ही गिर चुके हैं, लेकिन और गिरते ही चले जाएंगे। इसलिए मुख्य मीडिया ने भी पूरी कोशिश की है कि उसको जनता के सामने रखें। सवाल फिर वही था कि आखिरकार इस देश में जनतंत्र बचेगा या नहीं बचेगा। क्यों? सवाल है कि चुनाव की घोषणा के बाद भी केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। आरोप क्या है नहीं है यह अलग सवाल है। और देखिए, रिमांड भी आज नहीं मांगा गया। उसके पहले जिस प्रकार से हेमंत सोरेन, एक और मुख्यमंत्री को इस प्रकार से गिरफ्तार किया गया, तो तमाम सरकारी एजेंसियों का जो खुल्ला दुरुपयोग हो रहा है, संविधान की हत्या कर। और आपने ये भी देखा होगा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पद का सम्मान भी करना नहीं जानते हैं। संविधान के प्रति उनके मन में कोई सम्मान नहीं है। राष्ट्रपति पद सर्वोच्च है। महिला का सवाल, आदिवासी राष्ट्रपति का सवाल अपनी जगह, तो इस जी देश के संविधान के सर्वोच्च पद पे होगा और प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं। राष्ट्रपति, आप जानते हैं, आपने वो तस्वीरें देखी होंगी, पूरे भारत के लोगों ने वो तस्वीरें देखी होगी। तो सवाल सिर्फ ये उठता है कि जो वहाँ रैली है उसने एक संदेश जनता के बीच में दिया है, और वो संदेश बहुत साफ है कि आपको तय करना है कि आप अधिनायकवादी, फांसीवादी शक्तियों के साथ जाएंगे, 2024 के चुनाव में फिर से आप अपने जनतंत्र की रक्षा करेंगे, या इन्हीं अधिनायकवादी झूठ बोलने वाली सरकार के हाथों सत्ता सौंपेंगे। मुझे लगता है कि मैसेज इज वेरी क्लियर, और इस मैसेज के कारण, और मैं एक बात और कहूंगा कि जब इमरजेंसी के बाद जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके पार्लियामेंट स्ट्रीट ले जाया गया था, तो पार्लियामेंट स्ट्रीट में उन्होंने एक वाक्य कहा था, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस सरकार की भी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। तब ये लगातार ये विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियां, बैंकों को फ्रीज करना, और जिस प्रकार से उस मंच पे जो इंडिया गठबंधन के विपक्षी दलों के गठबंधन ने अपनी एकता का प्रदर्शन किया है, मुझे लगता है ये सीधा संदेश है, और ये 2024 में अपने परिणाम की ओर बहुत बहुत मुझे लगता है बहुत उम्मीद के साथ आगे बढ़ेगा। मैं ऐसा समझता हूँ। धन्यवाद। शशि सर, जो बात अभी हो रही थी, जिस तरीके की बात जो चर्चा विवेक सर कर रहे थे, या जो कुछ भी उन्होंने चीजें गिनवाई, प्रधानमंत्री जी लगातार ये कह रहे हैं कि भाई मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूँ, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करना चाहता हूँ, और इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ जो इमोशनल बात वो करते हैं वो भी उन्होंने शुरू कर दिया है। उन्होंने मछुआरों का उदाहरण लिया, क्योंकि हाल में अभी बीते समय पर जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया में कई सारी ऐसी खबरें चलाई गई, कुछ चैनलों के तो रात के कार्यक्रम ही इसी पर होते हैं कि फलाने जगह पर जो है वो मछुआरों की नाव ऐसे फंस गई थी, और फिर सेना आ गई वहां पर, ऐसे रेस्क्यू करके इस तरीके से इनको गिरफ्तार किया, उनको गिरफ्तार कर लिया और लेकर के वापस आ गए। इसमें भी बहादुरी जो है वो प्रधानमंत्री जी की दिखाई जाती है, और प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य भी जो है वो कुछ इसी तरीके का आया था। अभी जो इमोशनल चीजें हैं उसकी शुरुआत हो चुकी है, भ्रष्टाचार की बात होने लग गई है। कितना अहम मुद्दा है ये भ्रष्टाचार का, जो भाजपा की तरफ से उठाया जा रहा है, सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है, और साथ ही साथ जो लोकतंत्र की बात हो रही थी, जिसका भी विवेक सर भी जिक्र कर रहे थे कि लोकतंत्र की जब बात विपक्षी गठबंधन ने की, तो वहां पर सलाह ये देने जाने लग गए कि भाई जनता के मुद्दों पर बात करिए। तो विपक्ष तो लगातार जनता के मुद्दे पर बात कर रहा था। इस तरीके के जो सलाहकार लोग हैं वो सरकार को ये सलाह क्यों नहीं देते कि आप जनता के मुद्दों पर बात करिए? क्या ये चुनाव भी भावनात्मक मुद्दों पर ही होगा? जनता के मुद्दे फिर दूर ही देखे जाएंगे? देखिए राम प्रकाश जी, ये भावनात्मक मुद्दे नहीं है। जनतंत्र को बचाने की बात करना ये भावनात्मक मुद्दा है। अगर आपको कहा जाए कि आपके बच्चे भविष्य में गुलाम पैदा होंगे या स्वतंत्र देश में अधिनायकवादी व्यवस्था में पैदा होंगे या लोकतांत्रिक देश में, ये भावनात्मक कैसे है? आप जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं वो मुद्दे जन सामान्य के मुद्दे हैं, लेकिन जो जनतंत्र नहीं होगा तो आपको रोने की इजाजत भी नहीं होगी। आप एक बार जान लीजिए, फांसीवादी व्यवस्था में रोने की भी इजाजत नहीं होती है। अब नॉर्थ कोरिया की बात कर लीजिए, हिटलर के जमाने में, मुसोलिनी के जमाने में, या दुनिया के ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि आपको अपनी व्यथा को व्यक्त करने की इजाजत नहीं होगी। तो सवाल मेरा यहाँ प्रधानमंत्री से है कि महोदय, आप कभी लोकतंत्र की बात क्यों नहीं करते हैं? आप कभी संविधान की बात क्यों नहीं करते हैं?
आप क्यों भ्रष्टाचार और तमाम ऐसे मुद्दों की बात करते हैं जो मुद्दे मायने रखते हैं? किंतु ये भी जरूरी है कि जनतंत्र के बिना इन मुद्दों का क्या महत्व है। आप जानते हैं कि आज़ादी का जो संघर्ष हुआ वो कुर्बानियों का इतिहास है। राष्ट्र की आज़ादी के साथ व्यक्ति की स्वतंत्रता, और व्यक्ति की स्वतंत्रता एक बार जब आपातकाल के 19 महीने के दौर में जब वो खत्म हो गया तो इस देश को चिंता इसी बात की हुई, चाहे जयप्रकाश नारायण हो या तमाम विपक्षी नेता या बुद्धिजीवी, बल्कि उस समय के पत्रकारों ने भी, बाद में जब इमरजेंसी को एक प्रकार से रिलैक्स किया गया तो उन्होंने भी उन मुद्दों को उठाया। तो आप ये जान लीजिए कि अगर इस प्रकार की व्यवस्था रही तो आप अपनी बात को कहेंगे कैसे? नौकरी अगर आपको नहीं मिल रही है, पेपर अगर लीक हो रहा है, तमाम तरह की जो कोशिशें हो रही हैं उसको आप जनता तक लाएंगे कैसे? सवाल यहाँ है। इससे बेरोजगारी का सवाल या तमाम सवाल, किसानों के सवाल, मजदूरों के सवाल, या जो कुछ हो रहा है वह जब तक स्वतंत्र व्यवस्था नहीं होगी, नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होगी, तब तक सब बेईमानी है। मैं तो बहुत साफ शब्दों में कहता हूँ बेईमानी है। और प्रधानमंत्री इसी बात को जो है सामने रख करके, बल्कि सच्चाई तो ये है, प्रधानमंत्री अपने 10 वर्षों के जो स्टेटमेंट उन्होंने दिए प्रारंभ से लेकर के, बल्कि 2014 के पूर्व से लेके, उनको बैठा करके वो सारे स्टेटमेंट सुनाए जाएं कि आपने हजारों झूठ बोले और झूठ बोल करके जनता को आपने ठगने की कोशिश की, और कभी भावनात्मक मुद्दे उभार करके, कभी पुलवामा का नाम, कभी कोई तमाम। तो सवाल है कि आखिरकार जनतंत्र का नाम क्यों नहीं लेते हैं? आखिरकार ये जनता के सामने विश्वास के साथ आप क्यों नहीं कहते हैं कि विपक्ष को खत्म करने की कोई कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि विपक्ष जनतंत्र की आवश्यकता है? क्यों नहीं कहते हैं? और अगर सपोज कीजिए कि विपक्ष को भविष्य अतीत में खत्म कर दिया जाता, तो ये भारतीय जनसंघ पार्टी या आज जो भारतीय जनता पार्टी है वो जीवित होती क्या? प्रधानमंत्री मोदी जो मोदी थे वो प्रधानमंत्री बनते क्या? ये जनतंत्र ने बनाया है, इसलिए इस बात का वो वादा क्यों नहीं करते हैं? भ्रष्टाचार की बात करते हैं। कथनी और करनी का तो जीवंत उदाहरण है मोदी। जो बोलते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो बोलते नहीं है। भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, वो बताएं कि तमाम भ्रष्टाचारियों को गले किसने लगाया? अगर भ्रष्टाचार के विरुद्ध हैं तो अपने पार्टी के अंदर के भ्रष्टाचारी और तमाम उन भ्रष्टाचारियों को जिनसे आपने गठबंधन और गलभैया कर रखी है, जिनके साथ आप हनीमून मना रहे हैं इस जनतंत्र में, जनतंत्र की हत्या करने के लिए, उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। आप पीएम केयर फंड का जवाब दीजिए। इलेक्ट्रल बॉन्ड के लिए कौन जिम्मेदार, इसका जवाब दीजिए। सबसे अधिक पैसा किसको मिला, इसका जवाब दीजिए। जनता को जानने का हक है। आज भी पीएम केयर फंड पे आप क्यों चुप हैं? ईमानदारी का ये खोखला दावा, झूठा दावा, और यही दुर्भाग्य ये है। कभी राम का सहारा, कभी 370 का सहारा, कभी कोई और सहारा। अरे आप में लगता है कि आपकी लोकप्रियता है, जनता आपको चाहती है, तो आप सीधे सीधे जनता के बीच में अपनी लोकप्रियता के बल पे जाएं, मुद्दों के बल पे जाएं, और राम मंदिर, कभी राम का सहारा, इन मंदिरों की जो भक्ति का आप जो ढोंग रखते हैं ना, वो मत लें। ये तो आपके डरे हुए कायर एक अधिनायकवादी की स्थिति को बयां करती है। मैं इसीलिए कह रहा हूं। और मैं एक बात यहां कहना चाहूंगा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी किन मुद्दों पे, वो बहुत मायने अभी नहीं रख रहा है। सवाल किस समय आपने गिरफ्तारी की है, क्यों की है, और आप याद कीजिए। फिर मैं आपको इमरजेंसी के दौरान ले जाऊंगा। मुझे अभी भी याद है कि जॉर्ज फर्नांडिस को उस समय सारे नेता तो छूट गए, जॉर्ज फर्नांडिस डायनामाइट केस में जेल में थे। और हम लोगों को याद है कि जब भी कोई विपक्षी नेताओं की सभा होती थी तो जॉर्ज फर्नांडिस के रिकॉर्डेड भाषण को सुनाया जाता था। और जब सुनाया जाता तो जनता में, अब कल्पना नहीं कर सकते कि किस प्रकार का जोश उभर आता था कि नहीं, इस देश को जनतंत्र बचाना है। मैं तो कहूँगा, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे ये केजरीवाल हो, तमाम लोगों के रिकॉर्डेड स्पीच को जनता में सुनाया जाए कि कर लो गिरफ्तार। और एक बात जान लीजिए, जेल में रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता के बीच में संदेश जाए कि ये प्रधानमंत्री, ये पार्टी, ये संघ और तमाम तरह की इस प्रकार की कट्टरपंथी हिंदूवादी ताकतें क्या कर रही है। ये दुख तो तब होता है। एक मैंने मुख्तार अंसारी की, अब देखिए कि परमेश्वर के लिए जो जा रहा था, एक नमकी है, हिम्मत हो गई कि आप मिट्टी नहीं डाल सकते, परिवार के लोग मिट्टी डालेंगे। मुझे आज भी याद है कि जब जयप्रकाश नारायण की मृत्यु हुई थी 1979 में, मैं अपने शहर से स्टूडेंट था और भागा हुआ पटना पहुंचा। लाखों की भीड़ थी,
और हम घंटों इंतजार करके बांस घाट पे पहुंचे और हमने भी अपनी ओर से जो वहाँ पे लकड़ी और जो कुछ जाना था वो डाला। यहाँ की एक डीएम कह रही है कि अपने परिवार के लोग मिट्टी डालते हैं। सोच लीजिए कि इस देश की किस प्रकार की स्थिति हो गई इन लोगों। इसलिए मैंने कहा आपको रोने भी नहीं देंगे, हम अपनी व्यथा को प्रदर्शन कर पाएंगे। इसलिए मैं जी और शब्दों में कहूँगा, कुछ बताइए, जनतंत्र को बताइए, संविधान को बताइए, इस देश में बोलने की आजादी को बताइए, विपक्ष को जिंदा रखिए, तभी ये देश बचेगा, अन्यथा ये देश नहीं बचेगा। धन्यवाद।